Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of March 2021, Wednesday. Inspiration of the day is learn to appreciate what you have before time makes you appreciate what you had. In today's discussion, we are going to include the news articles from March 10 and March 9th. An article we are going to cover are these. तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि आज की फ्रंट पेज की न्यूज़ है। स्पेशल इंसॉल्वेंसी रिलीफ फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमईज इन वर्क्स। जैसा कि हमने रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड जो कि 24 मार्च तक सस्पेंड किया था गवर्नमेंट ने बाय द एक्सटेंशन ऑफ 3 months आफ्टर December 31st। अब फिलहाल के लिए वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड का सस्पेंशन एंड होने जा रहा है मार्च 24 को एंड गवर्नमेंट इज नॉट इन द मूड टू फर्दर इंक्रीज दिस आईबीसी कोड सस्पेंशन। हालांकि बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटिंग बॉडीज, स्ट्रैटेजिस्ट, experts are continuously demanding that this particular IBC suspension should be further increased। हालांकि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर नहीं है बट एज पर द इनसाइडर न्यूज़ गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल के लिए आईबीसी सस्पेंशन को इंक्रीज नहीं करने वाली। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ऐसी कंपनीज जो कि स्पेशली मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं और कोविड-19 की वजह से जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन, जिनका बिजनेस, जिनका रिवेन्यू, जिनका प्रॉफिट अभी तक अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक क्राइसिस, उनके लिए एक स्पेशल रिलीफ फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने की बात चल रही है। तो ये जो भी स्पेशल रिलीफ पैकेज लाया जाएगा दैट इज स्पेसिफिकली फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिनको हम शॉर्ट में एमएसएमईज बोलते हैं। And we all know that this particular sector, MSME sector, act as a catalyst for social economic development of any country। और इनका रोल तो और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट का न्यू मिशन है कि इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देना टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। तो ऐसे मिशन के केस में एमएसएमईज का जो रोल था वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर इज वन ऑफ द catalyst, growth driver, or in a very common term we call as a growth engine of that economy। And in Indian scenario, the potential of Indian MSMEs are still untapped, and this is the one very important reason why government policies are now more convergent towards building resilient ecosystem। And as per one survey report, the disruption caused by COVID-19 pandemic have impacted the MSMEs earning by 20 to 50%। That is actually varies according to the sector or industry in which MSME is working। तो 20 से 50% तक earnings जो है वो impact हुई हैं। Enterprises working in essential commodities business were better off in terms of interrupted but predictable cash flow। और अगर आपको याद हो तो बीच में कुछ एमएसएमईज ने इवन अपने इसेंशियल कमोडिटी बिजनेस को छोड़ करके नॉन एसेंशियल कमोडिटीज बिजनेस में आ गए थे, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर बनाना, मास्क बनाना, इन ऑर्डर टू सस्टेन इट्स बिजनेस। और ऐसी एमएसएमईज जो बेसिकली रिमोट एरियाज़ में या हिल एरियाज़ में थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस government is planning to provide the special relief package or special relief framework under IBC, that is insolvency bankruptcy code, to माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्यों? क्योंकि जो इम्पैक्ट पड़ा भी है एमएसएमई सेक्टर पे वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग एमएसएमई सेक्टर को अभी और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। केवल आईबीसी सस्पेंशन से जो कि मार्च 24 को ख़त्म हो रहा है, एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो अंडर दिस न्यू कंसिडरेशन एमएसएमईज were or will be allowed to opt for pre-packaged deal by which promoter and creditors can reach out of the court settlement on debt resolution। तो ऐसी एमएसएमईज या ऐसी एमएसएमईज कंपनीज जो बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो गई हैं अपने लोन पर, they were not able to or they are not able to repay their loans and their liabilities, तो उनके लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें एमएसएमईज को अलाउ किया जाएगा, if they want they can opt for
pre-packaged deal. Pre-packaged deal by which promoter and creditors can reach out of the court's settlement. मीन्स उनको उस पर्टिकुलर एमएसएमई के इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेकर के आईबीसी नहीं जाना पड़ेगा, या आईबीसी में उस आईबीसी के अंदर उस पर्टिकुलर एमएसएमई की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को नहीं इनिशिएट करना पड़ेगा. अगर चाहे प्रमोटर, क्रेडिटर्स और एमएसएमई के ओनर्स, दे कैन सेटल देयर डेट रेजोल्यूशन out of the court. At present, there is no legal framework for this out of the court settlement has been provided under IBC. Out of the court settlement होगा तो क्या होगा? कहने को तो भी कह सकते हैं मैम, चाहे आईबीसी में सेटलमेंट हो चाहे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो, दोनों में अंतर. अगर आईबीसी में सेटलमेंट होता है तो दैट टेक्स टाइम, और बहुत सारे हर्डल्स होते हैं. अगर कोई असेट है तो उसकी बिडिंग के लिए जाना पड़ेगा. बिडिंग के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट का जिसने मैक्सिमम प्राइस कोट किया है उस बिडर को इनवाइट करते हैं असेट्स को टेक ओवर करने के लिए. तो दिस इज अ लेंदी प्रोसेस. आउट ऑफ द कोर्ट क्या होता है? प्रमोटर, क्रेडिटर्स और फर्म आपस में बैठकर दे कैन डिस्कस अबाउट डेट रेजोल्यूशन, एंड इन दैट केस even creditors to reach debt resolution without any public bidding for assets. पहले public bidding के लिए नहीं जाना पड़ेगा. डेट रेजोल्यूशन जो आउट ऑफ द कोर्ट होगा या जो आउट ऑफ आईबीसी होगा. दूसरा, if a company files for insolvency, the management shouldn't be superseded and a resolution professional will be appointed to supervise the activities. तो जो management supersede होता है वो नहीं होगा, professional appoint कर दिए जाएंगे that will actually supervise all these debt resolution settlement. अभी का क्या है? अगर आईबीसी के तहत अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है तो बोर्ड इमीडिएटली सुपरसीड हो जाता है and the new members are included as per the IBC. So beside, government is deliberating on lower the default threshold for these firms if the applicants belongs to MSME category. और अगर आपको याद हो तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड जो लिमिट थी उसको 1 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया था, जिससे कि जो नंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हों वो भी कम हों. तो अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट एमएसएमई कैटेगरी के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट डिक्रीज करने जा रहा है अगर एमएसएमईज चाहें तो, एंड दे कैन गो फॉर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट. तो थोड़ा सा रिलीफ है एमएसएमईज के लिए, ये कह सकते हैं. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि उनके लिए एमएसएमईज के लिए एक ब्लैंकेट सस्पेंशन लगा दिया जाएगा आईबीसी का. इस तरह का कोई भी प्रोविजन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट कंसीडर नहीं कर रही है. एंड ऑल दीज आर द की पॉइंट्स दैट इज ऑन टेबल. अगर गवर्नमेंट इस अप्रूवल को, स्पेशल रिलीफ फ्रेमवर्क को अप्रूव कर देती है तो दैट विल बी अ लिटिल सपोर्ट टू एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 2 ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. India INC borrowing cost surged 50 BPS in February. इंडियन इनकॉर्पोरेशंस के लिए बोरोइंग कॉस्ट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई है. बहुत अगर सिंपल टर्म में आपको समझो तो इंटरेस्ट रेट, जो जिस रेट पर जो इंडियन कॉर्पोरेट्स लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट अब बढ़ गया है. वाई दिस हैज पर्टिकुलर इंक्रीज इनटू द बोरोइंग कॉस्ट ऑफ फॉर इंडियन INCs? Because there is an increase in credit growth. Credit growth rate means लोन की डिमांड बढ़ गई है. क्यों लोन की डिमांड सडनली बढ़ गई है? इकोनॉमी रिकवर कर रही है. कंपनीज आर नाउ एक्चुअली डिमांडिंग मोर कैश फॉर ऑपरेटिंग देयर बिजनेस. ऑन द अदर हैंड, for this financial year is about to close. So this financial year is coming to close, and all set for all settlements, companies and the different business owners, business participants are actually settling their accounts and raising the funds from the market. और जैसा कि हम सभी को पता है फिलहाल के लिए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड है वो 6% पर ट्रेड हो रही है. इवन आरबीआई ने बहुत कोशिश करी यील्ड रेट को डिक्रीज करने की, बट नाउ आरबीआई हैज़ leave it on market participants. So according to bankers, the corporate bond yields for the 5 years paper of public sector undertaking is now trading around 6% mark, जो कि प्री बजट लेवल से 50 से 60 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है. और अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करें तो उनके लिए तो और ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट बोरिंग. 30 से 35% से 50% तक की ज़्यादा हायर यील्ड है फॉर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज. स्टूडेंट माइंडेड, BPS मीन्स बेसिस पॉइंट, इसको हम जनरली बोल रहे हैं, तो 100 BPS मीन्स 1% पॉइंट. हम ये कह सकते हैं अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इट मीन्स 100 बेसिस पॉइंट. जैसे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, दैट्स लाइक.
और जिस तरह से ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रही है, तो दैट इज एक्चुअली पोजिंग अ न्यू चैलेंज फॉर गवर्नमेंट, न्यू चैलेंज फॉर पॉलिसी मेकर, न्यू चैलेंज फॉर कॉरपोरेट्स एज वेल। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, मनी सप्लाई की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमी रिकवरी की बात में अगर इस समय मनी सप्लाई नहीं हुआ या गवर्नमेंट के साइड से एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, दैट में लीड्स टू स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी वंस अगेन। तो अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट को भी एक्सपेंडिचर करने हैं, उनकी जो पॉलिसीज अनाउंस करी हैं, रिलीफ पैकेज अनाउंस किए हैं, जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ अनाउंस की इन ऑर्डर टू बूस्ट द इकोनॉमी, उसके लिए गवर्नमेंट अब प्लान कर रही है मैसिव बोरोइंग, अप्रॉक्सीमेटली 12 ट्रिलियन की बोरोइंग गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर। और जिस तरह से कॉरपोरेट बोरोइंग्स के रेट बढ़ रहे हैं, यील्ड रेट बढ़ रहा है, तो दैट इज एक्चुअली पोजिंग न्यू चैलेंज फॉर गवर्नमेंट एज वेल। 12 ट्रिलियन का पैसा मार्केट से उठाना, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट, तो ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के लिए इतना अमाउंट का फंड रेज करना बहुत कॉस्टली अफेयर होगा। और अगर गवर्नमेंट इतने ज़्यादा अमाउंट का फंड रेज कर रही है, तो दैट मे लीड्स टू द क्राउडिंग इफेक्ट। आई थिंक यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज क्राउडिंग इफेक्ट। बहुत सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, तो क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है? जब गवर्नमेंट बहुत एक्सेसिव बोरोइंग करती है मार्केट से, ठीक है, तो एक्सेसिव बोरिंग से मार्केट में तो एक सफिशिएंट अमाउंट का मनी, एक लिमिटेड अमाउंट का मनी, ऐसा तो नहीं कि कितना भी मनी कोई कितना भी बोरो कर ले, लिमिटेड अमाउंट का मनी मार्केट में अवेलेबल होता है, फंड अवेलेबल होता है। अगर उसका मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट बोरो कर लेती है, तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके लिए जो फंड है वो अवेलेबल नहीं रहता, या जो भी कम फंड अवेलेबल रहता है, और जिससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग और ज़्यादा बढ़ती है। तो उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि गवर्नमेंट ने मार्केट से इतना फंड रेज कर लिया, इतना लोन ले लिया, कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उनके लिए बहुत कम लोन बचा है, या बचा ही नहीं, और जो बचा है दैट इज़ ऑन एक्चुअली वेरी हायर साइड, और बहुत उसकी हाई कॉस्ट है। तो कॉरपोरेट्स उसको बेयर, जो स्मॉल एमएसएमईज हैं, जो स्मॉल कंपनीज हैं, वो उसे मार्केट से फंड रेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि फंड रेजिंग प्रोसेस और द इंटरेस्ट रेट और द यील्ड रेट बिकम्स वेरी हाई बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो all these increasing yield rates or cost of fundraising posing new challenge for government of India as well as for companies. And our governor of RBI has assured that the bond market, that the government borrowing program will be completed in a non-disruptive manner while emphasizing on orderly evolution of the yield curve। हालांकि RBI कंटिन्यूसली ये बोल रही है कि जब भी गवर्नमेंट बोरो करेगी, उससे कॉरपोरेट्स की बोरोइंग को या उनके बोरोइंग कॉस्ट को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डरली मैनर में बोरोइंग्स होगी, नॉन डिस्ट्रप्टिव बोरोइंग्स होंगी। बट एक्सपर्ट्स जो है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस RBI's assurance. India's gross domestic product is expected to contract 7.7% in the current financial year, but the policy maker expect a V-shaped recovery going ahead। और अगर हम बात करें OECD की, तो उन्होंने भी इंडिया के लिए एक अच्छी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है आगे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ रेट OECD ने प्रोजेक्ट करी है इकोनॉमी के लिए। तो अलग अलग एक्सपर्ट हैं, जैसे क्रिसिल की बात करें, हमने इंडिया रेटिंग की भी बात करी, OECD की भी बात करी, सबका अलग अलग फोरकास्टिंग है इंडिया की जीडीपी को लेकर के। बट एक चीज़ कॉमन है सब में, वो क्या कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली प्रोजेक्टिंग द पॉजिटिव ग्रोथ रेट, और इवन फ्यू आर गोइंग फॉर डबल डिजिट ग्रोथ रेट्स। अब इस तरह से अगर इतना अमाउंट की बोरोइंग कॉस्ट जा रही है, तो और क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है, तो हाउ द RBI विल रिएक्ट, कितना मनी सप्लाई होगी, क्योंकि ज़्यादा मनी सप्लाई में लीड्स टू फर्दर इन्फ्लेशन। तो इस इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई के बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है ऑलवेज RBI को। तो RBI फिलहाल अश्योर कर रही है कि जब कभी भी गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी 12 ट्रिलियन के, तो उस समय एक ऑर्डरली इवोल्यूशन होगा, नॉन डिस्ट्रप्टिव मैनर में बोरोइंग होगी गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं होगा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके लिए फंड अवेलेबल ना रह जाए। एंड दिस इज द corporate bond yield in terms of percentage, and this is the 5-year government security yield, and we are seeing that it is actually increasing, और हम linear manner में कह सकते हैं ये increase हो रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, that is from page number 1 of March 9 business standard। Oil firms hold back price hike in March। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑल हैव हेल्ड बैक पेट्रोल एंड डीजल प्राइस रिवीजन फॉर अ वीक
and are expected to continue doing so because of the गवर्नमेंट रीजन और पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसा कि हम सभी को पता है ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो शूट आउट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन कंसीडर किए हैं। अगर कुछ ऑप्शंस की हम बात करें तो कंटिन्यूसली हम डिस्कस करते भी आ रहे हैं। पहला, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंडर में लाने का, और आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ including or subsuming petrol and diesel or turbine fuel under GST is actually getting पेस। तो अब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है स्टेट गवर्नमेंट से कि अगर जीएसटी के अंडर ला दिया जाता है पेट्रोल को, डीजल को, टर्बाइन फ्यूल्स को, तो दैट में लीड्स टू डिक्रीज ऑफ प्राइजेस इनटू द डोमेस्टिक मार्केट एटलीस्ट फॉर सम टाइम। तो 20 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस आएगा एज पर द रिसर्चर्स। तो पहला तो ऑप्शन ये गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। दूसरा ऑप्शन ये गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, गवर्नमेंट ने जो ओपेक नेशंस हैं, मोर स्पेसिफिकली जो सऊदी अरेबिया है, उससे रिक्वेस्ट करी थी कि जो उन्होंने प्रोडक्शन कट कर रखा है उस प्रोडक्शन कट को रिज्यूम करें, जिससे कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं शूट हो रहे हैं वो थोड़े से सबसाइड हो जाए। हालांकि उस पर बहुत ही करारा जवाब दिया सऊदी अरेबिया ने कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल चीप ऑयल ख़रीदा था, जब जो ऑयल के प्राइसेस एकदम लो थे, तो उस ऑयल को यूज़ करे। तो ये वाला जो ट्रिक थी वो काम नहीं आई फिलहाल के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू लोअर द टैक्स। और आपको याद हो तो मैंने डिस्कस भी किया था कि अप्रॉक्सीमेटली 4 स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ सेस या कुछ टैक्स रिड्यूस किया था पेट्रोल और डीजल से, जिसकी वजह से उनके पर्टिकुलर स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस कुछ ज़्यादा गिरे थे। तो ये सारे जो मेजर्स हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने लिए इन ऑर्डर टू टैकल द इंक्रीजिंग और शूटिंग petrol and diesel prices into the domestic market. And now government is also pressurizing, I will use the word pressurizing, the government controlled oil marketing companies to held back petrol and diesel prices revision। जो वीकली रिविजन होता है जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, उसको फिलहाल के लिए होल्ड करने को लिए बोला गया है गवर्नमेंट कंट्रोल ओएमसीज को। हालांकि ऐसा कोई फॉर्मल डायरेक्टिव्स नहीं दिए गए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, बट ऑल दीज आर द इनफॉर्मल डायरेक्टिव्स। और इसी तरह के इनफॉर्मल डेलिब्रेशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी चल रहे हैं, जिसमें टैक्सेस जो हैं डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल और डीजल और टर्बाइन फ्यूल पे, उसको रिड्यूस करने का डिस्कशन चल रहा है। पेट्रोल, डीजल और इन सब को जीएसटी के अंदर लाने का भी डिस्कशन चल रहा है। हालांकि बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलने, क्योंकि स्टेट्स गवर्नमेंट जो हैं दे आर एक्चुअली नॉट रेडी फॉर इंक्लूजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी रेजिम। कुछ स्टेट ने तो टैक्स रिड्यूस भी किया है, बट उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो फिलहाल के लिए ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। और अभी आज की न्यूज़ में इस मेजर को डिस्कस किया गया कि जितनी भी गवर्नमेंट कंट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको प्राइस रिवीजन के लिए गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए रोक दिया है बाय इनफॉर्मल डायरेक्टिव। एंड दिस इज द पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस फॉर लास्ट वीक। तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये भी लीनियर फैशन में ही मूव ऑन कर रहा है। एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च के लिए ब्रेंट ऑयल का जो प्रोजेक्शन है, जो चल रहा है फिलहाल का प्राइस, उसको देखते हुए ये तो ऐसा कहा जा रहा है कि अभी आगे आने वाले टाइम में और पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज देयर इज अ कलेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रोडक्शन बाय ओपेक नेशन। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। आफ्टर आउटेज, ट्राई पुट ऑन होल्ड रूल फॉर पेस्की एसएमएस। 2018 में गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन फ्रेमवर्क किया था इन ऑर्डर टू कर्ब द अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल मैसेजेस ऑन कंज्यूमर्स फ़ोन। जो कि फ़ोन में हमारे स्पैम आते हैं, बहुत सारे कमर्शियल मैसेजेस आते रहते हैं, इवन कई बार तो हमारे पर्सनल मैसेज ज़्यादा कमर्शियल मैसेजेस फ़ोन पे आते हैं। तो उन सब को रेगुलेट करने के लिए, फिशिंग मैसेजेस को रेगुलेट करने के लिए, फ्रॉड मैसेज को रेगुलेट करने के लिए, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मैसेजेस को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन फ्रेम किया था into the financial year 2018, and under these companies whosoever is sending commercial messages or any sort of messages to the consumer need to be registered and the message verified by the
टेलकोस, तो कोई भी कंपनी जो कि इस तरह के मैसेज सेंड करती है, तो कोई भी कंपनी में बहुत सारी कंपनीज आती हैं स्टूडेंट्स, बैंक्स भी आते हैं हमारे जो कि सिक्योरिटी के ओटीपी के मैसेजेस सेंड करते हैं, एडवर्टीजमेंट कंपनीज भी आती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज भी आती हैं जो कि जो पेमेंट करते समय या जो भी आप लॉगिन करते समय ऑर्डर करते समय मैसेजेस आते हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। अगर हम सिर्फ देखें तो अनसॉलिसिटेड मैसेजेस नहीं होते, इसके अलावा कुछ ज़रूरी मैसेज भी होते हैं, बट मैसेज फ्रॉम द कंपनीज, तो ऑल इंक्लूडेड अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो ऐसी कंपनीज जो कि जिनको अपने यूजर्स को, अपने कंज्यूमर्स को मैसेज सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, और वो जो भी मैसेज भेजेंगे दैट विल बी वेरीफाइड बाय द टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर। सो मैसेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सेंडर्स, और ऐसी कंपनी जो कि रजिस्टर नहीं करेंगी, उनके मैसेजेस या उनकी आईडी या उनके हेडर्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड फिशिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के फ़ोन पे आने से पहले ही अनरजिस्टर्ड आईडीज़ जो होंगी, जो ऐसे कंपनी जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, जिन्होंने अपनी आईडी नहीं प्रोवाइड की, उनके मैसेजेस कंज्यूमर के मोबाइल में नहीं जाएंगे, वो उनको पहले ही ब्लॉक कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड फिशिंग। फिशिंग मीन्स PHISHING, इट्स नॉट F, इट्स PH। तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए व्हाट इज दिस फिशिंग एक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, फिशिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो फिलहाल 2018 में ये फ्रेमवर्क आया था, जिसमें सारी कंपनीज जो कि जिनको ज़रूरत पड़ती है कंज्यूमर के मोबाइल पे ओटीपी या किसी भी तरह का कमर्शियल मैसेज भेजने की, उन सबको रजिस्टर होना पड़ेगा, अपनी आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और अगर वो रजिस्टर नहीं होती हैं तो डेफिनेटली उनके जो भी मैसेजेस हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, वो कंज्यूमर तक नहीं पहुँचेंगे। एंड एज ऑफ नवंबर 2020 मोर देन 1,22,000 प्रिंसिपल एंटिटीज and 2,23,000 headers are registered by this framework of 2018। और इसके बाद ट्राई ने अभी एक हफ्ते का टाइम दिया। द रेगुलेटर हैज़ नाउ गिवन सर्विस प्रोवाइडर अनदर 1 वीक टू एडर द नॉर्म, कि भाई अभी तक जितनी कंपनीज रजिस्टर नहीं हुई हैं वो रजिस्टर हो जाएं, एक हफ्ते बाद वो जो प्रोविज़न है वो इफेक्ट में आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कंपनीज हैं, उनके मैसेजेस ब्लॉक कर दिए जाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू सेंड देयर मैसेजेस टू द कंज्यूमर। और डेफिनेटली फर्स्ट टर्म में तो सुनने को लगता है कि दैट्स वेरी गुड डिसीजन दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द फ्रॉड। जो बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं, जो कंज्यूमर के जो बैंक अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, पैसा चला जाता है, तो इन सबको रोकने के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया था। And under this regulation, companies which send messages are registered and should be registered, and the message are verified by telecommunication companies using the blockchain based solution। और जैसे ही ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन में आया, बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई एज यूजुअल, बट बैंक्स और जो पेमेंट कंपनीज हैं, बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज ने ट्राइसिम में कंप्लेंट भी करी है कि इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन। कभी कभी जो ज़रूरी मैसेज भी होते हैं, OTPs जो होती हैं, जब कंज्यूमर पेमेंट करता है तो OTP जाते हैं, वो OTPs तक ब्लॉक करी जा रही हैं। हालांकि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कहना है कि जो बैंक्स हैं, जो पेमेंट गेटवेज हैं, उन्होंने अपना सही से प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया है। दे हैव नॉट क्रिएटेड द प्रॉपर टेम्पलेट फॉर देयर टेक्स्ट मैसेजेस डिस्पाइट द रिपीटेड कम्युनिकेशन, एंड दैट इज़ वाई देयर ऑल मैसेजेस हैज़ बीन ब्लॉक। तो इसमें लिख करके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं। बैंक्स जो हैं वो कह रहे हैं, पेमेंट गेटवे से कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट वेरी स्मूथ, इट्स फॉल्टी, जरूरी मैसेज भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, रजिस्टर्ड होने के बाद भी ब्लॉकेज हो रहा है मैसेज का, जैसे सर्विस प्रोवाइडर को कंज्यूमर को ई ट्रांजेक्शन की सर्विस प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो फिलहाल के लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो स्टेप आउट हुए हैं इन ऑर्डर टू ईज द स्ट्रेस, इवन एज द ट्राई पुट द रेगुलेशन ऑन होल्ड। तो RBI, TRAI, all these are actually analyzing and investigating the matter and examining the matter in detail, and it is learned that beside monetary penalty there would also be the reputation consequences for the banks। अगर banks
are not able to provide the proper services to their consumer. अगर उनके OTPs ब्लॉक हो रहे हैं तो बार जब कोई कंज्यूमर इंपॉर्टेंट पेमेंट कर रहा है और उसका OTP ब्लॉक होगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है और प्रॉपर टर्म प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो दैट क्रिएट अ वेरी मच हर्डल्स फॉर द बैंक. तो बैंक की रेपुटेशन भी खराब हो रही है, जो कंज्यूमर है उसको भी फेस ऑफ करना पड़ रहा है. तो फिलहाल के लिए ट्राई ने इस पर्टिकुलर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1 वीक दिया था उसको होल्ड पे कर दिया है. आरबीआई और ट्राई जो अदर रेगुलेटर्स हैं जो सब मैटर में इन्वॉल्व हैं, दे आर एक्चुअली एग्जामिनिंग दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन. तो फिलहाल के लिए अभी के लिए ये जो रेगुलेशन है दैट इज ऑन होल्ड. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इंडियाज इंक्लूजन इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस फेसेस टैक्सेशन हर्डल. इंडिया की जो फिलहाल की एंट्री है इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस वो पोस्टपोन हो गई है बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन चैलेंजेस, टैक्सेशन चेंज दैट इज सॉट बाय देयर मैनेजर. और कई सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स को बोलते हुए जैसे कि दे हैव आल्सो डिमांडेड दैट इंडिया लिस्ट इट्स सोवरेन डेट पेपर ऑन लीडिंग इंटरनेशनल सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लाइक क्लियर स्ट्रीम. तो इन सब रेगुलेटरी हर्डल्स की वजह से फिलहाल के लिए जो इंडिया एंट्री कर रहा था ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में, इंडिया चाहता था कि उसके बॉन्ड लिस्ट हों, तो उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है. एंड दिस मीन दैट टैक्सेस ऑन दीज पेपर्स सच एज withholding tax will need to be frozen. तो बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम में चेंज करने की बात कही गई है. जो सॉवरेन डेट पेपर्स हैं उनको बहुत इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज में लिस्ट करने की बात कही है फिलहाल के लिए. तो अभी फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर ऑल इश्यूज पर नेगोशिएट करेगी. एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू गिव इन राइटिंग दैट टैक्सेस विल नॉट बी चेंज टू द डिसएडवांटेज ऑफ इन्वेस्टर्स. तो अगर इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम में चेंज नहीं ला सकती, कुछ टैक्सेस में चेंज नहीं ला सकती, तो गवर्नमेंट को रिटर्न में देना पड़ेगा कि वाई गवर्नमेंट इज़ नॉट चेंजिंग दीज टैक्सेस. टैक्स चेंज करने में जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के उनको किस तरह का नुकसान होगा. फिलहाल के लिए 3 सालों से, पिछले लास्ट 3 और 2 ईयर्स से फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई ये सब डिस्कशन कर रहे हैं जो कुछ एटलीस्ट 3 जो ग्लोबल बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उनसे फॉर इंक्लूडिंग इंडियाज बॉन्ड into the global indices. तो 3 कौन से हैं? ब्लूम्सबर्ग, ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स एंड जेपी मॉर्गन. और इंडिया को ये लगता है कि अगर इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं अगर ये ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंडेक्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया में जो फॉरेन मनी का इनफ्लो है वो बढ़ेगा. और इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट अगर इंडेक्सिंग हो जाती है तो बॉन्ड के थ्रू इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन एनुअली जो कैश आउट इनफ्लो है, फॉरेन मनी इनफ्लो है, एफडीआई इसको हम बोल सकते हैं, एफआई बोल सकते हैं, वो आएगा. And that is why India is very keen to join the global bond indices. But because of the taxation, because of the certain other hurdles, फिलहाल के लिए इंडिया का जो एंट्री था ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में वो पोस्टपोन हो गया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. आरबीआई लूजन ग्रिप ऑन यील्ड लीव्स ट्रेडर गेसिंग. अभी हमने पहले की न्यूज़ में डिस्कस किया था, फर्स्ट न्यूज़ में, द राइजिंग यील्ड ऑन इंडियन लेटेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शंस आर सिग्नलिंग द आरबीआई मे बी रिलेक्टेंटली एक्सेप्टिंग द हायर बोरोइंग कॉस्ट एमिड द ग्लोबल राउट. तो as per the news, as per the business standard, RBI ने लेस कर दिया, लूजन कर दिया ग्रिप. Now RBI is no longer tightening or controlling the increasing yield rates. बॉन्ड के जो yield rates हैं जो बढ़ रहे हैं उसको फिलहाल के लिए RBI ने लूज कर दिया. बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की RBI कोशिश नहीं कर रही. और जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था कि 5 ईयर्स के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जो 10 ईयर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, ऑल दीज आर गेटिंग ट्रेडेड अबव देन 6% yield rate or interest rate. And as per the different expert, RBI has allowed yields to adjust higher. क्यों? Due to the global reflationary pressure. And that is why RBI is allowing the orderly evolution of yield curve without any fixed target where yields should be. तो फिलहाल के लिए RBI ने कोई टारगेट नहीं फिक्स किया कि what is the yield. अभी तक 6 का टारगेट था, बट अब फिलहाल के लिए RBI ने ग्रिप को लूज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिफ्लेशनरी प्रेशर. आरबीआई हैज लूजन द ग्रिप. तो अब दैट ऑल विल डिपेंड ऑन मार्केट. एंड करंटली 10 years bond climbing to 6.6% yield rate. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. OECD raises India's GDP forecast to 12.6% for financial year 2020.
2, जैसा कि हमने फर्स्ट न्यूज़ में भी डिस्कस किया था। क्रिसिल ने भी इंक्रीज़ कर दी है इंडिया की जीडीपी फोरकास्टिंग, इंडिया रेटिंग ने भी इंक्रीज़ कर दी है। नाउ इट इज़ OECD, तो डबल डिजिट की फोरकास्ट करी है इंडिया की जीडीपी के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में OECD बोलते हैं, उसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को 4.5% से इंक्रीज़ करके 12.6% तक इंक्रीज़ कर दिया है और ये कहा है कि इंडिया फाइनेंशियल ईयर 22 में 12.6% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। और केवल इंडिया की ही नहीं, चाइना और टर्की जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए भी प्रोजेक्शंस को रिवाइज किया है। एंड ये एज पर OECD जितनी भी ये इकोनॉमीज हैं, चाइना, टर्की एंड इंडिया, इन सब की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्री पैंडेमिक लेवल पर आ चुकी हैं। एंड वॉट एवर द फिजिकल एंड क्वाजी फिजिकल मेजर्स आर गवर्नमेंट टेकिंग और द रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर टेकिंग दैट आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर दैट मे लीड्स टू हायर ग्रोथ। हालांकि सेम टाइम फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए 5.4% का प्रोजेक्शन है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में 12.6% की ग्रोथ प्रोजेक्शन किया। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्शन। 11% क्रिसिल ने। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे इंडिया रेटिंग ने कितना प्रोजेक्शन किया है इंडियाज जीडीपी ग्रोथ को लेकर के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.